मातरम। आप देख रहे हैं बीएचएफ की एक नजर आईना और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री दिनेश आर्या जी और आप पंजाब प्रांत के प्रभारी भी हैं। साथ ही हमारे साथ किसान नेता डॉक्टर अजय चौधरी जी और हमारे बीच में आज एक हमारे पत्रकार बंधु भी पत्रकार भाई जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ में हैं और इस चर्चा पर उनका विश्लेषण भी लगातार लेते रहेंगे। और हमारे साथ एक व्यापारी भी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए समीर गुप्ता जी। सभी लोगों का आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोगों ने इस ठंड भरे हमने आज इस चर्चा का एक स्थान चुना कि नैनीताल के पास जाकर इस चर्चा पे आज सब लोग इकट्ठा करेंगे और यहाँ पर सबसे इनके विचार लेंगे। और आप सब लोग हमारे आमंत्रण पर आए उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है कि आज बीएचएफ की एक नजर आईना में आप सभी लोगों ने हमारा बात सुनने के लिए अपनी बात अपने मन की बात देश तक पहुंचाने के लिए आप सबको आमंत्रित किया है। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम क्योंकि आज जो बहस है और जो लोगों के विचार एक सोच चल रही है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार से जुड़े हुए सवाल हैं, इसलिए मैं सबसे पहले अपने जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है और पंजाब प्रांत के प्रभारी भी हैं दिनेश आर्या जी, आपसे शुरुआत करता हूं। दिनेश जी, इस समय एक माहौल जो बना हुआ है, हम सब लोग दिल्ली से आए हैं, आप भी दिल्ली के क्षेत्र में हैं, किसान भाई भी आप भी उसी एनसीआर में व्यापार कर रहे हैं और आप नैनीताल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं लेकिन भाजपा से जुड़े हुए हैं। और आपका शुरुआत जो है, क्योंकि मैंने जो मुझे पता है आपका कि आपका जो स्टूडेंट लाइफ रही है तब से आप संघ से जुड़े रहे और भाजपा में बड़े अच्छे पदों पर रहे। आप नैनीताल के जिलाध्यक्ष भी रहे और कई बार आप प्रत्याशी भी मनोनीत होते हुए और आप चुनाव की तैयारी में भी रहे और आपने शुरू से भाजपा को देखा है। लेकिन कई बिंदु कई विचार आज ऐसे होते हैं जो भाजपा पर उंगली उठाते हैं। सबसे पहले मैं आप जानना चाहूंगा, जिस किसान आंदोलन की हम लोग बात कर रहे हैं कि 1.5 महीने से किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा है इस महामारी में, इतनी कड़कती ठंड में, और लगभग 100 किसान अब तक इसमें जान दे चुके हैं। लेकिन आपकी सरकार बिल्कुल भी ना सुनने को तैयार है और ना हिलने को तैयार है। तो क्या किसानों की बात, जबकि हम सब जानते हैं ये देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर अगर किसान ही परेशान होगा तो किस तरीके से सरकार अपना कार्य करेगी, किस तरीके किसान कार्य करेंगे। तो आपका सरकार का क्या पक्ष है और क्यों आप इस चीज को मानना नहीं चाहते, इस पर मैं आपके विचार चाहूंगा। दरअसल ऐसा लग रहा है इस आंदोलन को संचालित करने वाले जो राजनीतिक दल सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को कहीं मात देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने किसानों की आड़ लेकर इस आंदोलन को अपने ऊपर ले रखा है, वरना किसानों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार है। जिस दिन से ये प्रदर्शन में किसान लोग हैं, लगातार वार्ताओं का दौर चल रहा है। ऐसा नहीं है किसानों की चिंता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री, कृषि मंत्री और अनेक नेतागण उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनके प्रति चिंता का भाव है कि देश का अन्नदाता इस तरह लगातार 51 दिन से आंदोलन में बैठा है, उनकी चिंता है। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर उन्होंने एक अड़ियल सा रुख अपनाया हुआ है, जबकि सरकार चाहती है, सरकार एमएसपी के बिंदु पर भी उनसे वार्ता करना चाहती है। उनके अन्य लगातार वो कोशिश सरकार की यह है कि उस किसान उन विषयों को सुने, उन पर माने। वो अपना अड़ियल रुख जो उन्होंने अपनाया वो उससे अलग हटकर विचार करे कि किसान हित में जो जो संशोधन हो सकते हैं सरकार करने को तैयार है। उनसे लगातार वार्ताओं में चल रहा है और लगता है जो आगे आने वाली 19 तारीख की वार्ता है उसमें कोई ना कोई निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा और किसान जो अन्नदाता लगातार इस आंदोलन में दिल्ली को घेरे हुए बैठा हुआ है उसके हित की बात हो जाएगी और उनका हित होगा तो निश्चित रूप से देश का हित होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना है, लेकिन किसान इस बात को नहीं मानता। वार्ता लगातार चल रही है, कई डेट पे डेट होती चली जा रही हैं, लेकिन कहीं भी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। आपका कहना है किसान अड़ियल है और किसान कहता है कि सरकार अड़ियल स्थिति में है। तो इस तरीके से अड़ियल रवैये से ना किसान झुकने को तैयार ना सरकार झुकने को तैयार, तो इसका निष्कर्ष कैसे निकल पाएगा इस डेट पर? इससे आप कैसे कह सकते हैं दावे के साथ में कि 19 तारीख को कोई रिजल्ट आ जाएगा, जब अभी तक नहीं आ पाया? तो किस प्रकार से आ सकता है? देखिए, किसी भी चीज का समाधान वार्ताओं से होता है और वार्ताओं का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए हम सब लोगों को आशा भरी दृष्टि से देखना चाहिए कि जो वार्ता हो रही है और वो क्रम टूटा नहीं है। जब तक वार्ता होगी
समस्या का सुनी जाएगी तो समाधान में निकलेगा। और नए इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी दोनों ओर से वार्ताओं का दौर लगातार जारी है। किसान भी वार्ताओं में शामिल हो रहा है, सरकार लगातार उनसे वार्ता कर रही है और 19 तारीख की वार्ता परिणाम कारक रहेगी कि हम लोगों को ऐसी आशा करनी चाहिए। आशा करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता इस बात की आशा कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर उठता है, किसान कहते हैं कि सरकार अड़ियल और सरकार कहती है किसान ने अड़ियल रवैया अपना रखा है। इसमें मैं अब डॉक्टर एल चौधरी जो किसान नेता हैं और आपकी 3 पीढ़ी किसानों के साथ लड़ते लड़ते रही लगातार और किसानों का सहयोग करते रहे, आपने बड़ा किया, इतने बड़े बड़े आंदोलन में आपने सहयोग किया, साथ दिया हुआ है। इस समय भी आप दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं, लगातार आंदोलन में हर जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं। और ये किसान परिवार से जुड़े हुए ऐसे किसान नेता हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं किसानों के हित में। आज जिस प्रकार से डॉक्टर साहब अभी हमारे दिनेश जी ने बताया कि आप लोग अड़ियल रवैये पे हैं और बिना ये सत्यता है कि वार्ता से समाधान निकल सकते हैं, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगली वार्ता में ऐसा कुछ परिणाम आएंगे जो दोनों के हित में होंगे? ये सही है कि जो कोई समस्या होती है, एकमात्र रास्ता उसका बातचीत से ही माहौल बनता है। उस समस्या से जो आदमी निकल सकता है। और जब भी सरकार ने डेट दी है, किसान पहुंचा है, किसान ने कभी बातचीत से मना नहीं करा, अपने आप को अलग नहीं करा। किसान जब भी सरकार ने, हमारा इसमें भी ये मानना है कि जब एक प्रोसेस चल रहा है तो तारीख पे तारीख सरकार की तरफ सरकार क्यों दे रही है ये, जबकि 0 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली में भी है और किसान, और कई बार तो वहां बारिश हो गई है। इतनी भयंकर परिस्थिति और इतने ऐसे वातावरण में वहां किसान बैठे हैं, इतनी सर्दी है वहां बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। सरकार को, ये हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, 70% ऑफ पॉपुलेशन हमारी जो है कृषि पे किसान आधारित है। उसके बाद भी जो है किसानों के प्रति जो सरकार का रवैया है वो समझ से बाहर है। भाई ये जो 3 कानून है जो सरकार की तरफ से बिल लेके आया गया है, तो ये तो मांग ही नहीं करी थी। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जीवन में जिस चीज की मांग नहीं करी है, जबरदस्ती सरकार उसे थोप रही है। तो ये जो है सरकार को अपना जो अड़ियल रवैया है, इससे दरकिरार करना चाहिए अपने आप को, और जल्द से जल्द किसानों के हित में फैसला लेते हुए, क्योंकि जब आपकी कोरोना काल में जीडीपी -24% थी, अगर किसी ने जीडीपी को सस्टेन करने का काम करा तो वो किसान थे, जिन्होंने अपने जो 4% जो जीडीपी अगर हुई उस टाइम, तो किसानों की वजह से हुई। किसानों की वजह से हुई। और आपका भी कहना है कि अड़ियल रवैया सरकार का है। ये एक ऐसा स्थिति भ्रम की पैदा हो चुकी है। और एक बात बार बार किसान कह रहे हैं कि काले कानून है, तो इन्हें काले कानून क्यों कहा जा रहा है? इसमें क्या चीज ऐसी आ रही है जिससे आपको लगता है कि किसानों के लिए काले कानून बनाए गए? देखिए, ये जो है, जो सरकार का रवैया लग रहा है, ये काले कानून का जहां तक सवाल है, इस पे जो इसमें एक सरकार की तरफ से कही जा रही है कि भाई जो आपको मंडी जो है, आपको जो उत्पादन किसानों को जो वो उत्पादन करते हैं वो कहीं भी बेचने की उसे आजादी मिल जाएगी। तो ये ऑलरेडी पहले था, ये मिसगाइड है। दूसरा ये है कि इससे जो कॉर्पोरेट हाउसेज इसमें आएंगे, और जो वो धीरे धीरे इतने खतरनाक कानून है ये कि वो शुरू में तो उनको वो देंगे सही, लेकिन वो जो है बाद में वो जो जमीनों को जब किसान इतना मजबूर कर दिया जाएगा इन कॉर्पोरेट्स के द्वारा कि उसे अपनी जमीन से भी, जो किसान है, हाथ धोना पड़ सकता है, उसे अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। और किसानों के लिए जमीन ही एक मात्र व्यापार है उनका, और वो उनसे जो जमीन से उसका रिश्ता ऐसा है किसानों का कि उससे वो अलग नहीं हो सकता। तो मैं उनके अंदर ये जो किसानों के घर ये आशंका है ये कि भाई हमारी जो है जमीन भी जो है खोस लेंगे ये जो बड़े बड़े घराने हैं। किसानों की जो आशंका है उस पर एक चर्चा का विषय बनता है। वास्तविक बात की वो वार्ता से ही कहीं निकल सकता है कि आपकी समस्या क्या है, लेकिन बार बार किसान नेता वहां जाते हैं और अपनी समस्या लग के सीधे कहते हैं काले कानून रद्द कर दो। क्या ऐसा नहीं है कि उसको कानून को रोकने का प्रस्ताव रखा जाए कि इसको तब तक पारित ना किया जाए और हमारे संशोधन कर दिए जाएं, तो क्या उससे निष्कर्ष नहीं निकल सकता? देखिए, सरकार ने खुद ही अपना माना है
इसमें 15 बिंदुओं में से 2-3 बिंदु है जिस पे जो है वो खुद जो गवर्नमेंट ने माना कि भाई इसमें हम तो जब आप 15 में से 13 आप जो मान रहे हो कि भाई ये संशोधन हम कर लेंगे, तो उसमें सरकार को ये रिपील कर देना चाहिए और दोबारा सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, किसान संगठनों को साथ लेके एक नया कानून जो सब राष्ट्र हित में हो, किसान हित में हो, एक नया कानून सर्वसम्मति से बनाना चाहिए सरकार को। दिनेश जी, मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से एक समस्या बहुत बड़ी चल रही है कि सरकार ने कानून एक साथ लेके आए और उसके लिए उन्होंने किसान को नहीं बताया कि आपकी जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है जो किसान मोर्चा है, क्या उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए थी उस समय कि आप लोग जाएं और क्षेत्र में जाकर किसानों को समझाएं ताकि कोई ऐसा भ्रम पैदा ना हो। आज किसान भ्रमित है और बात कहीं पे आप लोग कहना चाहते हैं अच्छी बात है, वो कहते हैं गलत बात है, तो इस भ्रम को खत्म करने के लिए क्या आप लोगों का दायित्व नहीं था या आपके संगठनों का, आपका किसान मोर्चा का दायित्व नहीं था कि वो क्षेत्र में जाते, किसानों को समझाते? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, किसानों के बीच जाने का काम लगातार किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी वो लगातार कर रही है और इसी कारण आप देख सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब और कुछ मात्रा में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र को छोड़ के बाकी देश में इन कानूनों का कहीं विरोध नहीं। भ्रम की स्थिति जो फैली है, एक तो मंडी को लेकर, इस पर पहले भी केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार कहा कि मंडियां कहीं बंद नहीं होने वाली। दूसरा, जो कहा जा रहा है कि जो बड़े उद्योगपति आएंगे जमीन किसानों की जमीन हड़प लेंगे, इस पे कहा है किसी भी किसान की जमीन नहीं हड़पी जाएगी। यह लगातार वार्ताएं जो किसान अन्नदाता की और सरकार के साथ हुई, उसमें भी ये बात कही गई। एक एमएसपी पे बड़ा विषय, उस पर लिखित देने को सरकार तैयार है। इस प्रकार अनेक विषय जो हैं, जिन विषयों पे संशय है उन पे वार्ता हुई है। एक आध दो विषय, अब जब अधिकांश विषय संशोधन में आ सकते हैं तो अन्नदाता का इस विषय पर अड़ना कि सिर्फ नहीं आप ये तो कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा सीधे सीधे कानून वापस लो, ये सरकार के बीच समझ नहीं पा रही है। लेकिन किसानों के बीच लगातार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व से लेके छोटे से छोटे स्तर का कार्यकर्ता तक लगातार संपर्क में और कार्यकर्ताओं के बीच जा रहा है। दो राज्यों में निश्चित रूप से यह भ्रम की स्थिति है, इसको भी दूर करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। वार्ताओं में हम फिर आशा कर सकते हैं कि समाधान निकलेगा। वार्ताएं होंगी, जितने जो वार्ता होगी, वार्ताओं से समाधान निकलना है। आगे आने वाली समय में निश्चित रूप से वो समाधान निकलेगा, ऐसे हम आशा कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखा गया था जिस प्रकार से आप लोगों ने, आपके संगठन में तब लोगों ने जाना शुरू करा अटल जी की जयंती के बाद पर पहला कार्यक्रम हुआ, जो अटल जी की जयंती पर स्मृति ईरानी जी सामने आई, बाकी सभी राष्ट्रीय स्तर के नेता तब मंचों पर गए किसानों को समझाने। वो 28 दिन का जो गैप था, 27-28 दिन का, उसमें किसी ने इसका प्रयास नहीं किया समझाने का, सिर्फ आपसी विवाद चलते रह गए। एक तरफ किसान खड़ा है, एक तरफ सरकार खड़ी हुई है, लेकिन वो 28 दिन तक किसी ने कोशिश नहीं करी कि इस तरीके से समझाया जाए तो किसान मान जाए। लेकिन फिर भी आज इतनी बड़ी स्थिति पैदा हो गई, किसान सड़कों बैठा हुआ है, तो उस 28 दिन में आप लोगों ने ऐसा कार्य क्यों नहीं किया जो किसान को समझाया जा सकता? नहीं, प्रयास तो लगातार चलते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी अकेला ऐसा दल है जो लगातार कार्यकर्ताओं से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता से लगातार संपर्कों में रहता है। और हमारा कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में अनेक विषयों के साथ जाता है। उनमें ये विषय, अन्नदाता वाला विषय बड़ा विषय है। इस विषय में भी गया था, बड़ा नेतृत्व मीडिया ने कवर, निश्चित हो सकता है अटल जी की जयंती बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि हम बूथ स्तर तक मनाते हैं, इसलिए उस कार्यक्रम को मीडिया ने कवरेज किया होगा। जाने का क्रम हमारा लगातार जा रहा था। ऐसा नहीं था कि उस 28 दिन के बीच में हम अन्नदाता के बीच में नहीं जा रहे थे। पूरे देश में हमारा संपर्क अभियान लगातार चलते रहते हैं, उनके बीच में गए थे। कवरेज निश्चित रूप से अटल जी के जन्मदिन को मिली होगी, तो इस कारण आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अन्नदाता से कभी दूर रहे। भाजपा का अपना पक्ष है कि कवरेज अटल जी की जयंती से मिली, लेकिन आप लगातार संपर्क कर रहे थे। इस समय स्थिति एक ऐसी पैदा हो चुकी है कि किसान अपने रुख को बड़ा बनाता है, सरकार अपनी बात को बड़ा रखना चाहती है, लेकिन फिर भी समाधान की स्थिति कहीं से पैदा नहीं हो पा रही, क्योंकि वार्ता को किसान तैयार नहीं है। किसान ने साफ कह दिया कि वार्ता तभी करेंगे जब तीनों कानून वापस ले लिए जाएंगे। उनकी नजर में काले कानून है,
कहीं क्या ऐसा संदेह आप लोगों को लगता है, जैसे भाजपा ने पहले भी कहा, पहले शुरुआत हुई थी कि कुछ नेताओं ने कह दिया था कि वहां पर जो है आतंकवादी भी घुस गए, सब लोग घुस रहे हैं, विपक्ष के लोग इसका सहयोग कर रहे हैं, इसलिए आंदोलन, लेकिन आज की तारीख में वहां पे जन आंदोलन सा एक रुख आ चुका, क्योंकि अब कई कई किलोमीटर के गांव के लोग भी आ रहे हैं। तो एक तो इस भ्रम को खत्म करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने की तैयारी कर रही है? नहीं, खैर ये किसी ने फैलाया हो कि उसमें राजनीतिक लोग, तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल जो सीधे सीधे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकने में असमर्थ अपने को महसूस कर रहे हैं, किसान आंदोलन के की आड़ में वो लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे होंगे। अन्नदाता कुछ मात्रा में जो वहाँ है, हम उनके हितों की चिंता लगातार कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन को निश्चित रूप से वो राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी को सीधे चुनाव में हरा नहीं पाए, वो इसका लाभ उठाने की कोशिश निश्चित रूप से कर रहे हैं। तो आपका कहना यह है कि एक तरीके से विपक्ष के पास राजनीतिक कोई भी दृष्टिकोण नहीं रह गया था, उन पर कोई भी ऐसा पहलू नहीं बचा था कि वो भाजपा से टक्कर ले सकते, इसलिए उन लोगों ने इस किसानों की बात को का सहारा लेकर किसानों की आड़ में कोई खेल खेल रहे हैं। जी, निश्चित रूप से अब तो सीधे सीधे दिखाई देने लगा। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व लगातार रोडों में दिख रहा है। जो अब तक वो पीठ पीछे काम कर रहे थे, वो सामने आगे काम कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। ये तो हमारा भारतीय जनता पार्टी के सब नेतृत्व का कहना था कि इसको वो पीछे से कर रहे थे, अभी तक वो पीछे से कर रहे थे, अब खुल के सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कहीं अन्नदाताओं की चिंता नहीं है। ये तो हमने कहा कि अगर अन्नदाता की उनको चिंता थी, पिछला वो अपना चुनाव घोषणा पत्र देख लें, अनेक विषय जो आज इस कृषि कानून में आए हैं, वो सारे उनमें से अधिकांश विषय उनके अपने घोषणा पत्र में। आज वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना चाह रही है, और कांग्रेस विरोध के लिए विरोध करना चाह रही है। और जब उसने चुनाव घोषणा पत्र रखा था, यही विषय सारे उसने अपने घोषणा पत्र में रखे थे। या तो तब गलत थे या वो अब गलत है। या तो विपक्ष तब गलत था या अब गलत है, लेकिन किसान है। किसान इस ठंड में, इस महामारी में सड़कों पर बैठा हुआ है। तो एक बार हम फिर रुक करते हैं अपने किसान नेता की तरफ, और एक बार फिर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दिनेश जी ने अब तक सब बताया, कि आप इनकी सब बातों से सहमत हैं, और क्या वार्ता के साथ समाधान की तैयारी 19 तारीख को उम्मीद करते हैं कि निकलने की स्थिति में हम लोग पहुंचेंगे? जैसा मैंने पहले कहा कि सर किसान जो है वार्ता के कभी पीछे नहीं हटा, हमेशा उपलब्ध रहा। जब सरकार ने कहा कि भाई जो डेट निश्चित कर दिया, किसान जो 40 प्रतिनिधि मंडल बना हुआ है किसानों का इस आंदोलन को लेकर, हमेशा वो पहुंचे मीटिंग में। और दूसरा ये कहना कि भाई ये राजनीतिक दल इसमें वो कर रहे हैं, किसानों ने स्पष्ट तौर पर बना कर रखा है कि कोई भी राजनीतिक दल वो अपना वो मंच नहीं देंगे। कोई वहाँ बैनर पोस्टर किसी भी राजनीतिक दल का वहाँ झंडा आपको नहीं दिखेगा, और ना किसी को मंच जो है, कोई कितना भी बड़ा लीडर हो किसी भी राजनीतिक दल का, वो मंच वहाँ शेयर नहीं करता है। किसानों का ये आंदोलन ये जमीन से जुड़ा है, उसके दिलों का मुद्दा है, आत्मा से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये, और वो किसी भी कीमत पे ये टस से मस नहीं होंगे। और इस आंदोलन में नारा चल चुका है, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। किसान अपनी पूरी मजबूती के साथ वहां पर 1.5 महीने से अधिक बैठा हुआ है। राशन पानी, घर व्यवस्था, वॉशिंग मशीन व्यवस्थाएं, खाना पीना, हर चीज की पूरी सुविधाओं के साथ किसान वहां पर डटा हुआ है, और साफ कहता है बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए पूरा देश इस समय परेशान है। तो कहीं ना कहीं इसका समाधान निकलना चाहिए। हमारे साथ एक व्यापारी भी जुड़े हुए हैं, और कभी शिकायतें व्यापार से भी आती रहती हैं कि सरकार की तरफ बराबर आक्षेप लग रहे हैं कि छोटे व्यापारी को अनदेखा किया जा रहा है और बड़े व्यापारियों के हाथ में कमान दी जा रही है। आज ये भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, और कहीं सबको एक शंका होने लगी है कि कृषि इस समय, क्योंकि इस महामारी में भी देखा गया कि सिर्फ खाद्य सामग्री ही एक ऐसी सामग्री जिसने जीडीपी को बढ़ावा भी दे दिया, और ये बहुत बड़ा व्यापार बनकर निकला है। कृषि एक उद्योग बन गया बहुत बड़ा, और उस उद्योग के फायदे लोग ले रहे हैं। हमारे व्यापारी भाई भी, हम उनसे जानना चाहेंगे, क्या आप सरकार के सभी जो आज सरकार आपके ऊपर जितने जीएसटी भी आई उससे आप लोगों को परेशानी हुई, जैसा कि आप लोग बराबर बताते रहे, और चीजों की बराबर आपका व्यापार आज छोटा मछला व्यापारी बिल्कुल टूटा हुआ, मरा हुआ, कुचला अपने आपको महसूस कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की कुछ नीति कभी कभी गलत भी हो जाती? जी बिल्कुल, नीतियां गलत हैं या सही हैं वो तो अलग बात है,
नीतियां स्पष्ट नहीं है। जैसे फाइनेंस के सेक्टर में कह लीजिए, वो कहता है कि बैंक सपोर्ट करता है, बैंक जो है एमएससी लोन देता है, बट वो लोन्स है कहाँ? आम आदमी को तो वो लोन मिलते ही नहीं है। बड़े कॉर्पोरेट को जिनको वो लोन मिलते हैं, वो लोग तो ऑलरेडी बड़े, उनको लोन की जरूरत ही नहीं है। दे ऑलवेज आर सेइंग a person who needs loan is not eligible, a person who doesn't need loan is always eligible। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? चाहे जो है टैक्सेस बढ़ रहे हैं, चाहे जॉब, आज जॉब वाला परेशान है, हम जैसे छोटे भाई परेशान है। हम लोगों को ये समझ में है कि स्ट्रक्चर किस तरफ लेके जाएं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए स्ट्रक्चर ही नहीं है। टैक्सेस हैं, टैक्सेस तो हर कैनल पे हैं, बट उसके रिसोर्सेज क्या है? आज मेरी छोटी सी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में लेबर भी है, सब कुछ है, बट मैं अपनी लेबर के हिसाब से देखूं, मार्केट के हिसाब से देखूं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं अपनी इंडस्ट्री चलाऊं या अपनी इंडस्ट्री बंद कर दूं, क्योंकि टैक्सिंग लायबिलिटी गवर्नमेंट वो इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि हमारी तरफ से कोई भी लीनियंसी नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि छोटे व्यापारी को थोड़ी सी लीनियंसी दी जाए, थोड़े से उनका ब्रैकेट को जो है बढ़ाया जाए, ताकि वो सर्वाइव कर ले। आम बिजनेसमैन के साथ साथ एक आम आदमी होने के नाते भी आम आदमी की जिंदगी में कितने प्रेशर्स हैं, वो भी जो है सरकार एक दफे अनुभव करे। इसलिए कि आगे बच्चे भी हैं, भाई हमारे तो हिंदुत्व में यही है कि 2 बच्चे होते हैं, आजकल 2 एक ही पे डिपेंड। एक उनकी एजुकेशन इतनी जो है एक्सपेंसिव हो गई है कि बाहर इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तो कहीं भी कुछ तो रिलैक्सेशन दें। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जैसे आपसे रेवेन्यू जनरेट होता है, वो रेवेन्यू जा कर आए। वो कहते हैं कि जो है हमने डैम्स बनवाए, हमने हाईवेज बनवाए, तो उसका भी जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। भाई आज हम कहीं भी जाते हैं, हम अच्छे खासे अमाउंट का जो है वो पे करते हैं, टोल टैक्स पे करते हैं, तो वो पैसा तो हमारी पॉकेट से ही जा रहा है ना। तो अल्टीमेट वो पैसा ऐसी जगह लगाए कि मध्यम परिवार, गरीब लोगों को, ताकि उनको कुछ काम मिले। आज मैं देखता हूँ कि हर दूसरे घर में आदमी खाली बैठा है, क्योंकि जब उसके पास जॉब नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी लीनियंसी इस देश को चलाने के लिए, हम चाहते हैं कि स्विट्जरलैंड बन जाए, स्विट्जरलैंड में 60% टैक्सेस है, बट सुविधा भी उस हिसाब से है। हमारे सुविधा 0 है और टैक्सेस 50% है, तो उसके लिए भी देखना चाहिए, टैक्सेस रखें, सब कुछ रखें, बट उसके हिसाब से लीनियंसी दें, आगे आदमी को काम करने की अपॉर्चुनिटी दें, बिजनेस को ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी दें, चाहे वो किसी भी सेक्टर में। ये 3-4 बड़े बड़े कॉर्पोरेट, अब आप देखिए सब्जी भी रिलायंस बेचता है, जो कि उसके लेवल का काम नहीं है। तो ये है कि कुछ ब्रैकेट को हटा के कुछ ऊपर ही चीजें दे दें, जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा। अब एक जना ही सारी इन्वेस्टमेंट कर देगा, तो छोटा जना क्या करेगा? तो मैं यही चाहूंगा कि जो है थोड़ा सा गरीब मध्यम परिवार, हमारे जैसे को लोगों को भी जो है कुछ दृष्टिकोण हमारे ऊपर भी डाली जाए। व्यापारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है। कई नीतियां ऐसी हैं कि एक वास्तविकता है कि एक बार हमें भी कुछ खबर मिली, हम भी बैंक में जाके बात करी, वो सीधे बैंक के लोग मैनेजर कहते हैं हम पे कोई जियो नहीं आया है, जबकि भारत सरकार बराबर कहती है कितने हजार करोड़ रुपए हमने मध्यम वर्गीय व्यापारियों को दिए, इंडस्ट्रीज को दिए हैं, जहां पर दलाली बराबर कायम है। अगर दलाल नहीं है, आपके पेपर्स कंप्लीट नहीं हो सकते, क्योंकि बिना दलाल के आप काम नहीं कर सकते। बैंक कोई लोन देने को तैयार नहीं है, इंडस्ट्रीज डूबती चली जा रही है, व्यापार बहुत ही जितना छोटा व्यापार था। क्योंकि देखिए, मैं दिनेश जी आपसे एक सवाल और बनाऊंगा, जो व्यापारी भाई जुड़े थे उनकी समस्या भी आई, ये हकीकत है जमीनी, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि वास्तविकता सरकार 2 लोगों को देख के चलती है, गरीब को, एक अमीर को। जो पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की, जो फाइनेंस की आती है, वो अमीर फायदा उठाता है, या जो दलाल से जुड़े हुए लोग उठाते हैं। गरीबों की पॉलिसी, वहां भी दलाल जुड़ा हुआ है, गरीब तक पहुंचे कुछ आती है, लेकिन मध्यम वर्गीय व्यापारी या मध्यम वर्गीय जो लोग हैं रहने वाले, उनके लिए भारत सरकार की कोई भी दृष्टिकोण अब तक ये नहीं दिखाई दिया कि उनसे सीधे कोई संवाद हो सके, या उनसे जुड़ के या उनके लिए व्यवस्थाएं दी जा सके। जितनी भी अब तक लोन के फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी निकाला, उसमें कोई भी फायदा मेरी नजर में अब तक, मैंने लगभग 60-70% लोगों से संपर्क किया, बोले भैया हमें लोन नहीं मिल पा रहा है। और बैंक जाते हैं, बैंक वाले अधिकारी सीधे कहते हैं हमें ऐसी कोई वो नहीं है जियो कि बिना गारंटी के हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए दे दें, आप लाइए, प्रॉपर्टी रखिए। और प्रॉपर्टी उस पर होती तो देके अपने आप कहीं से पैसा लेके आ जाता, जो उस पर, हाँ, कहीं लोन क्यों लेता? आज ना उस पर प्रॉपर्टी ना पैसा है, लेकिन बैंक उसको बाहर भगा देता है। हाँ, कोई दलाल पहुंच जाता है, शायद उसका काम हो जाता होगा। तो इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की ये दृष्टि कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा गलत और एक ऐसा स्टेप है जिससे मध्यम वर्गीय वास्तव में बहुत दुखी, बहुत ज्यादा परेशान है? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी बदनाम है कि वो मध्य वर्ग की पार्टी है, लेकिन सरकार की पहले दिन से नीतियां, अगर जब मोदी जी ने 2014 में सरकार में आए, तो पहले दिन से
निश्चित रूप से वो वर्ग जो लगातार सुविधाओं से वंचित था, उसकी चिंता की। उसके लिए जनधन योजना अगर चालू की हो तो उसका फायदा निश्चित रूप से मिला। छोटे बीमा योजना चलाई हो, वो उसका गरीब को लाभ मिला। उज्ज्वला योजना है, उसका गरीब को लाभ मिला। लेकिन इसके साथ साथ मोदी जी की सरकार ऐसी रही, इसने मध्य वर्ग के लिए भी बहुत योजनाएं की। अब ये बात सही हो सकता है कुछ जगह बैंक के अधिकारी अपना जो टारगेट है वो टारगेट किसी अन्य आंकड़ों से पूरा कर दे रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुद्रा लोन जैसा लोन जो जनता आम और मध्यम वर्ग के लिए, जिसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन की बात थी, वो देने की बात थी। इसमें कोई गारंटी की बात। अब इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ निश्चित रूप से बैंक कर रहे होंगे। इस पर लोकल का हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की यूनिट है उस पर देखेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य वर्ग के लिए लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा वोट बैंक जिसको लोग कहते हैं, बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी का 1952 से जनसंघ से लेके आज तक का इतिहास है, 80 से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। तो भारतीय जनता पार्टी का बदनाम इस मामले में थी कि वो मध्य वर्ग से, और उसके लिए बहुत योजनाएं हुई हैं। कहीं कुछ क्षेत्रों में बैंक कर्मी या अन्य जो अधिकारी वर्ग है उसका कहीं दुरुपयोग कर रहा होगा, तो उसके लिए स्थानीय हमारी भारतीय जनता पार्टी की यूनिट में उस हिसाब से बात करेंगे वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो जहाँ ऐसी शिकायत होंगी उस दृष्टि से वहाँ पर वो लोग निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई, जिससे आम जन को, जो आम जनता है, मध्य वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, वो परेशान ना हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि आज वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे करीबी, सबसे बड़ा मजबूत पिलर था मध्यम वर्गीय। और मध्यम वर्गीय चाहे व्यापारी हो, चाहे सर्विस क्लास हो, वो वास्तव में दुखी बहुत प्रताड़ित है, क्योंकि उसकी बात नहीं सुनी जा रही। उसका सुनने वाला कोई नहीं, दो लोगों की सुनने वाला है। ऊपर वाला तो अपने आप सुनाने जरूरत नहीं, उसमें व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। गरीब को सब व्यवस्थाएं दी जा सकती हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय आज दबा कुचला एक ऐसा समाज बन चुका है जिसकी सुनने वाला न ऊपर बैठा है न नीचे बैठा है। अधिकारीगण हो, क्योंकि एक बहुत कड़वा सच है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने वो गलती करी, उसी ने जो पार्टियां चोर थी, सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय स्तरीय कांग्रेस थी, उन्हीं के कैंडिडेट को तोड़ तोड़ के अपने यहाँ जमा करा, उन्हें भर्ती करा, उन्हें टिकट दिए, उन्हें मंत्री बनाया। उन्हीं के पहले से बैठे हुए अधिकारी, जब खुद वही लोग भ्रष्ट लोग बैठे हैं, वही अधिकारी वापस आ गए, तो आप वहां पर कैसे सोच सकते हैं कि उस पिलर का फायदा हो जाएगा जो पिलर भाजपा का मजबूत पिलर था। आज वो कहीं कहीं दुखी होकर भाजपा से टूटने की तैयारी कर रहा है। जब अपनों को नहीं रोक पा रहे हो, गैरों को ले लेके आते जा रहे हो। कितने वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपके यहाँ गिनती गिना सकता हूं, जो बेचारे लाइन अपनी एक स्थिति पे आ चुके थे कि शायद उनके एक एज फैक्टर हो चुका है कि वो अब चुनाव लड़ने की स्थिति में इसके बाद नहीं लड़ पाएंगे, उनको टिकट नहीं दिया जाता है। कांग्रेस से लोगों को बुला के टिकट दे दिया जाता है, सपा से बुला के टिकट दे दिया, बसपा से बुला के टिकट दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलती नहीं करी कि अपने सिपाहियों को छोड़कर उन्होंने गैरों पर विश्वास किया, और उन पर विश्वास किया जिन पर वो चोरी का तोहमत हमेशा लगाते आए हैं, भ्रष्टाचार की तोहमत लगाते आए हैं। वही भ्रष्टाचारी आज आपकी पार्टी के अंदर बैठे हैं, तो वहां आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर मध्यम वर्गीय लोगों को या भारतीय जनता पार्टी के मजबूत पिलर को सहयोग मिल सकता है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है। और देखो, चुनाव जो है, सरकारें जो बनती हैं वो विधायक और सांसदों के कारण बनती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के आज देश में ऐसा माहौल है, अन्य दलों से टूट के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। तो कुछ मात्रा में कुछ जगह ऐसा भी हो रहा है कि अन्य दलों से टूट के भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग लगातार जुड़ रहे हैं, और उनमें से कई लोग विधायक बने हैं, कई मंत्री बने हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कोशिश बड़ा नेतृत्व करता है कि उसकी अनदेखी ना हो, और उसके लिए लगातार कोशिश है। ये सही है कि देश में सब लोगों की इच्छा होती है कि सांसद बने, लेकिन सांसद तो 543 ही बन सकते हैं। अब उसमें, और भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में जो पिछले बार हमारा जो सदस्यता हुई थी, तो 17 करोड़ हुई है। उसके बाद
नई जो पिछली बार की वो लगभग 22 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। थोड़ा जैसे बीच में आपको रोकना चाहूंगा। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि अपने सिपाहियों पर विश्वास क्यों नहीं किया, उन्होंने बाहर के सिपाही क्यों इकट्ठे करे? अपने सिपाहियों पर अगर विश्वास नहीं होता तो उनके विश्वास उन पर लगातार है, इसीलिए वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अनेक स्थानों पर जुड़े हैं। ऐसा कम उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के लोग बाहर जा रहे हो। ये तो लगातार आप भी अपनी बातचीत में कह रहे हैं कि अन्य दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। लोग भारतीय जनता पार्टी में जब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती। कुछ मात्रा में उनको टिकट दी जा रहा है, ऐसा नहीं कि सारे टिकट उनको दिए जा रहे हैं, कुछ मात्रा में है। अब निश्चित रूप से उससे कुछ कार्यकर्ताओं का की जो महत्वाकांक्षा है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़ी मात्रा में अनेक क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा मूल कार्यकर्ता है उसकी उपस्थिति है। अन्य स्थानों में जहां जहां कोशिश की जाती है कि वहां पे हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहे, अनेक हम चाहे राज्यसभाओं में नियुक्ति मामला हो, चाहे कहीं एमएलसी के चुनाव हो या कहीं निगम बोर्डों में सदस्य बनने हो, उसमें अधिकतर सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। बहुत कम ऐसा उदाहरण देखने को आता कि जो बाहर के लोग हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देखता है कि हमारा जो कार्यकर्ता है उसको हम निश्चित रूप से टिकट नहीं ना दे पाए, कोई बात नहीं, लेकिन उनको अन्य स्थानों पर सम्मानित करने की कोशिश की है। लेकिन सब कार्यकर्ता सम्मानित नहीं हो सकते, ये तो स्थान निश्चित है, एक संख्या निश्चित है। कार्यकर्ता लाखों करोड़ों में है, सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास करोड़ों में है, तो इसलिए सबकी अनदेखी नहीं हो रही है। लेकिन जहां जहां कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का सम्मान बना रहे या भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक लगातार कोशिश करता है। भाजपा अपना संतुलन बराबर बनाती रहती है, संतुलन बना के कार्य कर रही है, भी कहने की बात है। अभी हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने सारी चर्चाओं को आपने सुना। इसमें हमने किसान भाई की भी सुनी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की भी सुनी, हमारे व्यापारी भाई की भी सुनी। हमारा आपका काम है उसका विश्लेषण करना और हम चाहेंगे आपने सब सुने कि वास्तव में जो एलिगेशन किसान लगा रहे हैं, जो व्यापारी लगा रहे हैं, सरकार पर लग रहे हैं लगातार, हम भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ी त्रुटि हो रही है। जो सरकार की स्कीम्स आ रही हैं व्यापारियों को नहीं मिल रही हैं, जो किसानों की समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा है, इस पे मैं आपका प्रकाश चाहूंगा। नहीं, कहीं ना कहीं सरकार की गलती रही है इसमें। शुरू में अमीरों ने अगर वो बनाया था, अपना बिल बनाया था, इसमें तो किसान भाइयों को अपने साथ में लेके चलते, उनसे वार्ता करके चलते। अभी 51 दिन हो गए वहाँ लोग वो बैठे हैं, कितना उन लोगों को वो लग रहा है उसमें, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आया है, उसको लेके उन सारे को इन लोगों की वार्ता होगी। उसमें लगता है कि उनके साथ कुछ को हो, उनका कुछ ध्यान रखा जाए। आपका भी कहना है कि 19 तारीख की वार्ता में ध्यान रखा जाए और ये तारीख पे तारीख चल रही है, लेकिन क्या होगा ये 19 तारीख को देखेंगे। लेकिन फिर भी एक बात हम चलते चलते जरूर कहना चाहेंगे, अपने किसान भाइयों से पूछेंगे कि वो सरकार से अपील करते हैं और अपने भाजपा के पदाधिकारी से पूछेंगे कि वो किसानों के लिए क्या अपील करते हैं। पहला कि मैं आपसे चाहूंगा कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारी सरकार से ये अपील है कि जो व्यवहार सरकार की तरफ से किसानों के प्रति हो रहा है वो व्यवहार बहुत गलत है, वो व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसान को आंदोलन करने का पूरा हक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है। जब वो किसान चले, दिल्ली के लिए चले, तो उन्हें रास्ते रोके गए, उन पे बौछारें करी वाटर कैनन्स की, बड़े बड़े बोल्डर्स लाके रास्ते उनके रोक दिए गए, डंपर्स के उसमें उन पे लाठीचार्ज करा गया। तो देश का अंदाता है ये, ऐसा व्यवहार केंद्र सरकार को अपना किसानों के साथ नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये है, हमारा ये स्पष्ट कहना है कि ये जो तीनों काले कानून है, our foremost and most important demand is that the central government should repeal these 3 ordinance and bills or regarding farmers, and legal status should be provided on MSP, law should be made on MSP, and the implementation of Swaminathan, the recommendations of Swaminathan Ayog should be immediately for farmers. Then only farmers can survive
and they can contribute in for nation. That's our saying. आप क्या किसानों से अपील करना चाहेंगे? मेरा देश के अन्नदाताओं से अपील यही है कि वो अपने खुले मन से, बड़े मन के साथ, सरकार की भी मंशा ये है कि किसानों को के हित में निर्णय हो, और इसलिए जितने उनकी मांगे थी उनकी अधिकांश मांगों पर चर्चा हुई है, और लगातार उस जितनी वार्ताएं हैं वार्ता में परिणाम तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने जो पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, उसको एक कदम आगे बढ़ते हुए मोदी जी ने भी कहा जय जवान जय किसान, और साथ में जय विज्ञान भी जोड़ा था। और जो विज्ञान से आज नई टेक्नोलॉजियां जुड़ी हैं, किसान वो किसानी के क्षेत्र में भी हैं, सामान्य क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में भी हैं। इसलिए ये सरकार किसानों की हित की सरकार है, किसानों की अपनी सरकार है। किसानों से हमारा यही निवेदन है कि खुले मन से वार्ता में आए, और जो अधिकांश विषय जो सॉर्ट आउट हो चुके हैं उसमें सिर्फ इसी बात की जिद करना कि 3 कानून वापस हों। जब अधिकांश विषय जो उनकी मंशा थी उन तक हम पहुंच गए हैं, तो सिर्फ ये जिद छोड़कर, और मैं पुनः आशा करूंगा किसानों से बड़े खुले मन से 19 तारीख की वार्ता में परिणामकारक ये वार्ता हो, और उसमें सब लोग, इतना ठंड का मौसम है, दिल्ली की ठंड है, 0 डिग्री के आसपास वहाँ तापमान है, बारिश भी हो रही है, उसमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं वहाँ उपस्थित हैं, बुजुर्ग हैं, कई वहाँ पे शहीद लोग हुए हैं, उनको शहीदों को भी हम श्रद्धांजलि देते हुए अपील करना चाहते हैं किसानों से कि 19 तारीख की वार्ता को उस दिन समाधान निकालते हुए सरकार की मंशा के साथ, किसान हितों में ही सरकार भी चाहती कि किसानों का हित हो। इस अपील के साथ मैं निवेदन करता हूं कि हम 19 तारीख की वार्ता में आप खुले मन से आएं और वार्ता को परिणाम कारक बनाएं। इतना बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने सब सुना, और हम भी एक अपील करना चाहते हैं सभी लोगों के। सबने अपील, आपने नेताओं की भी सुनी, किसान नेता की सुनी, भाजपा नेताओं की सुनी, हमारे पत्रकार भाई की सुनी, व्यापारी की सुनी। ये वास्तविकता है कि 19 तारीख को समाधान की ओर जाए, और समाधान हो, किसान अपने घर जाए, अपनी खेती करे, अपने बच्चों के साथ रहे। साथ ही एक अपील मैं करता हूं सारे चैनलों से कि टीआरपी बढ़ाने को आपस में लड़वाने काम ना करें। वार्ता ऐसे भी हो सकती है जिस प्रकार से हमने ये पहल शुरू करी कि आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, किसान संगठन के वरिष्ठ नेता बैठे हैं, व्यापारी नेता ही बैठे हुए हैं, हमारे पत्रकार बंधु बैठे। कहीं पर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बहस नहीं है जहां पर आपस में लड़ने का वो दिखाई देता हो। इसलिए सभी चैनलों से भी अनुरोध है कि वार्ता को समाधान की ओर ले जाने का कार्य करवाएं, लड़ाने की ओर न करवाएं। और सभी किसान भाइयों से अपील है कि 19 को ऐसी वार्ता की स्थिति में जाएं कि अपने अपने घर चले जाएं, ठंड में, इस महामारी में सड़कों पर ना बैठे, और सरकार भी एक कदम आगे बढ़कर कार्य करे। और झुकने की बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर समाधान और संशोधन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति आती है तो दोनों को समझौता करना चाहिए। वार्ता और समझौता ही किसी भी लड़ाई का अंत होता है और जहां पर समाधान निकलता है। जय हिंद, जय भारत। हम बराबर आपके बीच आते रहेंगे इसी प्रकार के कार्यक्रम को लेते हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, और हम सब अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे इस चैनल को देखने के बाद में अच्छा लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर कोई भी शिकायत या कुछ समाधान बताना चाहते हैं तो हमें जरूर राय भेजें। जय हिंद, जय भारत।